हेलो नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम। तो बीपीएससी एग्जाम को आप कुछ ही दिन शेष है और आप सब जो है रिवीजन में लग गए होंगे। इसलिए इस बैच में हम लोग क्वेश्चन आंसर मेथड से जो है पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज कर लेंगे। इस क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर मुद्रा एवं बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग को रिवाइज करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है ये, क्या है इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, 1 जुलाई 1955 को राष्ट्रीयकरण के बाद इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया। ठीक है, ये दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, एक निम्नलिखित में कौन सही है। हमेशा इस चीज का ध्यान दीजिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पूछा जा रहा है सही कौन सा है, तो 1 एवं 2 दोनों ही ऑप्शन जो है इसमें सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो स्टेट बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे बॉम्बे, मद्रास में, ठीक है, बंगाल में, इन तीनों को मिलाकर के एक इंपीरियल बैंक रखा गया। और यही आगे चलकर जब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, तब इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न है, भारतीय बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास, मुंबई, स्टेट बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। अभी मैंने बताया भारतीय द्वारा प्रबंधित पहला बैंक जो है अवध कमर्शियल बैंक था। ठीक है, भारतीयों द्वारा अवध कमर्शियल बैंक, यानी कि जिसमें मैनेजमेंट जो है इंडियंस देख रहे थे उस टाइम में, वो पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था। तीसरा स्टेटमेंट है 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक में उसके सभी सहायक बैंक का विलय कर दिया गया। जो पुराना जितना भी वो एसोसिएट बैंक्स था, जैसे बैंक ऑफ पटियाला, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ठीक है, तो जितना भी बैंक्स था स्टेट बैंक का, एसोसिएट बैंक, सबको जो है विलय कर दिया 1 अप्रैल 2017 को, और स्टेट बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा बैंक बन गया। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ये सभी, सही पूछ रहा है तो हो जाएगा ये सभी। ठीक है, जितना भी आप देखते होंगे अपने बचपन में देखते होंगे कि ये सारे बैंक जो है, बैंक ऑफ पटियाला था, त्रावणकोर था, बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र था। ठीक है, ये सारे बैंक का मर्ज कर दिया गया 1 अप्रैल 2017 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, क्या क्या है इसमें। तो पहला है कि इसने 1 अप्रैल 1935 से काम करना शुरू किया। ठीक है, एकदम सही है। इसके पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। ठीक है, तो जब भी पहला गवर्नर अगर पूछा जाता है तो पहला गवर्नर सीडी देशमुख नहीं, पहला गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ था। ठीक है, ऑसबॉर्न स्मिथ था अगर पहला सीधे पूछा जाता है। यदि यहीं पे रहता पहला भारतीय गवर्नर, ठीक है, पहला भारतीय गवर्नर, तब जो है ये सीडी देशमुख हो जाती। ठीक है, तो पहला गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ और पहला भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख था। ठीक है, तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तो यहां हो जाएगा कौन गलत है, तो यहां पे केवल 2। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो है यहां पे गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन कौन करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत गांव का देश है, भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। तो जो बैंकिंग प्रणाली थी शुरू में वो बहुत ही हाई प्रोफाइल थी, शहरी लोगों के लिए थी। तो इसको ग्रामीण क्षेत्र से जोड़ने के लिए, क्योंकि जब तक गांव का विकास नहीं होगा, हमारे कृषि का विकास नहीं होगा, वहां के स्थानीय लोग उस धारा से नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है देश का विकास नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां के लोग बैंकिंग नेटवर्क से जुड़े, इसके लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कंसेप्ट लाया गया और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आप जब गांव साइड में जाइएगा, अपने घर जाते हैं, गांव साइड में जाते हैं तो देखते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेंट्रल बैंक का होता है, पंजाब नेशनल बैंक का होता है, कई सारे सार्वजनिक बैंकों का अपना अपना गांव में भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है। ठीक है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। ठीक है,
तो इसका नियमन कौन करता है? तो यदि आपसे सिंपली पूछा है कि भारत में सभी बैंकों का नियमन कौन करता है, तो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। स्टॉक एक्सचेंज यानी शेयर मार्केट वगैरह का नियमन कौन करता है? तो सेबी करता है। उसी तरह से जितना भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, इसके नियमन का जिम्मा जो है नाबार्ड को सौंप दिया गया। ठीक है, इसके नियमन का, रेगुलेशन का जिम्मा नाबार्ड को सौंप दिया गया। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी और मेनली इसका यही काम है, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन करना और कृषि जो संबंधित फाइनेंस है उसको देखरेख करना। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके लिए जो है एग्रीकल्चर के लिए और ग्रामीण विकास के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो है नाबार्ड उत्तरदायी है। नाबार्ड ही जो है देखरेख करता है और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियमन भी नाबार्ड ही करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, भारत ने निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर कीमत स्थिर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो जैसा कि हम लोग बैंकिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग का जो मेन है आरबीआई। ठीक है, आरबीआई के बहुत सारे काम में ये भी एक काम है। ठीक है, आरबीआई के कुछ कुछ काम हम लोग देख लेते हैं, जैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। ठीक है, सरकार का बैंकर, सरकार का एवं बैंकों का बैंकर। ठीक है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति करना, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना, पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, सेटलमेंट सिस्टम को रेगुलेट करना, को नियमित करना। ठीक है, और सभी बैंकों का भी नियमन करना। ठीक है, 3-4-5 काम है रिजर्व बैंक के, उसमें एक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना भी आता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा मुद्रास्फीति को नियंत्रित जो है कंप्लीटली उत्तरदायी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए इसके अपने पॉलिसी होते हैं, मात्रात्मक पॉलिसी होती है, क्वांटिटेटिव अप्रोच होता है, क्वालिटेटिव अप्रोच होता है, जिसके माध्यम से जो है बाजार में मुद्रा का आपूर्ति कम ज्यादा करके मुद्रास्फीति को कम करने का या उसको ये बराबर करने का प्रयास करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक बैंकों से दीर्घकालिक ऋण पर जो ब्याज दर वसूलता है वो कहलाता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक से संबंधित बहुत सारे रेट है जिसमें आप सब कंफ्यूज होते रहते हैं। एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, बेस रेट क्या है, बैंक रेट क्या है। ठीक है, तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। रिजर्व बैंक जितना भी बैंक पैसा अगर दे रहा है मार्केट में, ठीक है, यानी कि ये बाजार हो गया, ठीक है, ये रिजर्व बैंक हो गया और बीच में है बैंक। तो बाजार में जो पैसा है, आम आदमी को जो लोन बांटा जा रहा है, वो बैंकों का अपना पैसा नहीं रहता है। वो पैसा किससे लेता है? रिजर्व बैंक से लेता है। ठीक है, रिजर्व बैंक बैंक को दिया और बैंक जो है बाजार में दिया। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक कम प्रतिशत में देता है, मान लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल, अगर रिजर्व बैंक 5% के हिसाब से बैंकों को देता है, तो निश्चित है कि बैंक उससे ज्यादा करके 8%, 9%, 10% के हिसाब से बाजार में देंगे। यदि रिजर्व बैंक 10% बढ़ा देता है, अपना जो रेट है वो बढ़ा देता है, तो बैंक भी जो है उसी हिसाब से 15% के हिसाब से देंगे। ठीक है, घटाता है तो बैंक भी जो है घटा देंगे। तो अगर रिजर्व बैंक को पैसा नहीं देना है, लोन नहीं बांटने देना है, तो क्या करेगा वो? रिजर्व बैंक जो है अपना रेट बढ़ा देगा। वही जो रेट है वही जो बैंक को देता है, अब डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए दे रहा है। अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए दे रहा है, ठीक है, दीर्घावधि बोलते हैं जिसको, दीर्घावधि, लॉन्ग टाइम के लिए दे रहा है, तो उस लॉन्ग टाइम पे जो परसेंटेज, जो ब्याज दर वसूल करता है, उसको बोलते हैं बैंक रेट। शॉर्ट टाइम के लिए अगर दे रहा है, ठीक है, 14 दिन के लिए अगर दे रहा है, तो वो हो जाएगा आपका रेपो रेट, शॉर्ट टाइम के लिए। ठीक है, ये हो जाता है शॉर्ट टाइम के लिए।
ठीक है, दीर्घावधि के लिए दे दिया, 6 महीने साल भर के लिए दे दिया तो वो बैंक रेट के हिसाब से देगा। अगर कम अवधि के लिए दिया, मतलब 14 दिन के लिए दे दिया तो वो शॉर्ट टाइम हुआ, और शॉर्ट टाइम में उस ब्याज दर को हम लोग क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, एक और रेट होता है रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन हो जाता है कभी कभी मार्केट में कि बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाता है। अब वैसे स्थिति में क्या करेगा, बैंक बाजार में खूब लोन बांटना शुरू कर देगा। अब क्या है, अगर आप खुद सोच के देख लीजिए कि यदि आम आदमी के पास पैसा खूब आ जाए तो बाजार में जो है कीमत कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ऑफ कोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सामान एक रहेंगे, खरीदार 10 रहेंगे, तो वो ज्यादा बोली करके लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बाजार में भाव जो है बढ़ जाएगा, यानी कि कंप्लीटली मुद्रास्फीति भी बढ़ने लगी। इससे निपटने के लिए रिजर्व बैंक क्या कहता है कि आपके पास जो अतिरिक्त पैसा है वो हमारे पास ही जमा कर दीजिए, और आपके जमा किए पैसे पे हम आपको ब्याज दे देंगे। तो बैंक भी सोचता है जो बाजार में देने से अच्छा है कि हम रिजर्व बैंक को ही पैसा दे दे। ठीक है, उनके पास सेफ रहेगा। तो जो ब्याज दर आरबीआई बैंक को देता है, इस बार बैंक को दे रहा है, बैंक के जमा पूंजी पे वो रेट क्या कहलाता है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, बैंक के जमा पर जो ब्याज देता है, ठीक है, बैंक के जमा पर जो ब्याज देता है रिटर्न में, इसलिए उसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा। रेपो रेट में क्या है, आरबीआई बैंक से वसूलता है लोन दे करके, और रिवर्स रेपो रेट में क्या है, उल्टा। आरबीआई देता है बैंक को, बैंक से पैसा ले लेता है और उसको इंटरेस्ट देता है। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे क्या, रिजर्व बैंक दीर्घकालिक ऋण पर जो ब्याज दर वसूल करता है, दीर्घकालिक ऋण। ठीक है, तो ये हो जाएगा बैंक दर हो जाएगा। ठीक है, रेपो दर समझ गए, रिवर्स रेपो रेट समझ गए। आधार दर क्या है, बेस रेट किसको बोलते हैं? तो बेस रेट कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी होता है कि सभी बैंक आपस में कंपटीशन करने लगते हैं। अगर कोई एक बेस नहीं रहता तो होता है कि कोई बड़ा उद्योगपति अगर लोन लेना चाहता है तो सब बैंक दौड़ते हैं उसके पीछे कि हम 5% में दे देंगे, हम 4%, अधिक से अधिक जो है घाटा सहने के लिए तैयार हो जाता है कि न्यूनतम हम सिर्फ बिजनेस करना है, थोड़ा सा भी प्रॉफिट पे, तो कंपटीशन बढ़ जाता। इस कंडीशन से निपटने के लिए रिजर्व बैंक ने एक बेस रेट तय कर दिया कि इस रेट से नीचे कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता है। उसी रेट को बेस रेट कहते हैं। बेस मतलब आधार, कि वो आधार है, उससे ऊपर आप जितना दे सकते हैं, लेकिन उससे नीचे जो है आप रेट उस पे लोन नहीं दे सकते। ठीक है, तो समझ गए यहाँ पे दीर्घकालिक ऋण, बैंक दर हो गया, आधार दर समझ गया, रेपो दर समझ गया, रिवर्स रेपो रेट समझ गए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्याज दर के न्यूनतम दर पर बैंक ऋण दर प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि वो ब्याज दर जिस दर पर बैंक जो है लोन प्रदान कर सकता है, एकदम न्यूनतम दर, उससे नीचे नहीं कर सकता है, तो क्या कहलाता है, वो आधार दर कहलाता है, बेस रेट कहलाता है। ठीक है, जिस रेट के नीचे वो लोन नहीं दे सकता है, वो जो बेस रेट होता है वो आधार दर कहलाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली सीमांत अस्थायी सुविधा किसके बराबर होती है? ठीक है, तो अब कभी कभी कैसे ये होता है कि बैंकों को 24 घंटे के लिए, एक दिन के लिए लोन लेना पड़ता है, या 4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए भी लोन लेना पड़ता है। तो वैसे कंडीशन में आरबीआई जो है जो रेट वसूल करता है उसको एमएसएफ कहते हैं। ये सुविधा है रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, 0 से 24 आवर्स के लिए। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, सीमांत अस्थायी सुविधा, सीमांत अस्थायी सुविधा 0 से 24 घंटे के लिए दिया जाता है, और ये हमेशा जो है बैंक रेट के बराबर होता है, बैंक दर के बराबर होता है, क्योंकि एक पनिशेबल रेट है, इसलिए लॉन्ग टाइम पे आरबीआई जितना वसूल करता है वो वही रेट जो है एमएसएफ का रहता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, सीमांत अस्थायी सुविधा का रहता है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को दी जाने वाली सीमांत अस्थायी सुविधा किसके बराबर होता है? तो वो बैंक दर के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला है ओपन मार्केट ऑपरेशन द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों, ठीक है, यहाँ पे प्रतिभूतियों होगा,
सरकारी प्रतिभूतियों, सिक्योरिटीज की खरीद बिक्री कौन संस्था करता है? कौन सी संस्था है जो सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करता है? ठीक है, सरकारी प्रतिभूति मतलब सरकार को जब लोन लेना रहता है तो सिर्फ वो बजट में एलोकेट नहीं रहे। मान लेते हैं कि एक पुल बनाना है या एक लॉन्ग टाइम का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो हमेशा वो बजट से पैसा नहीं निकालता है। वो कोई भी गवर्नमेंट बॉन्ड लॉन्च कर देता है या सिक्योरिटीज लॉन्च कर देता है, वैसे सिक्योरिटीज को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। ठीक है, सरकारी प्रतिभूति, इसको शॉर्ट में जी सेक भी कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, मतलब जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया, फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वो टाइम के बाद 10 साल के बाद जो है इतना इंटरेस्ट करके इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। गवर्नमेंट का भी ठीक उसी प्रकार से होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट भी क्या करती है कि ये 1 लाख का बॉन्ड है, 1 लाख का सिक्योरिटीज है, आप जो है इसको परचेज कर सकते हैं और वो परचेज मिलेगा डिस्काउंट रेट से। मतलब 1 लाख का है तो 90,000 में मिलेगा, 10 साल का उसका टाइम पीरियड रहता है, 10 साल के बाद आप रिटर्न कीजिएगा उस पेपर को तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब आपने 90,000 में खरीदा और 10 साल के बाद जो है 10,000 रुपये आपको अतिरिक्त एज ए इंटरेस्ट मिला उस पर। ठीक है, तो ये काम सरकार खुद तो करेगी नहीं, किसी ना किसी संस्था से करवाएगी। तो वो संस्था कौन सी है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, वो संस्था कौन सी है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री करती है और इसी को मार्केट में करती है। ठीक है, इसलिए इसको ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। ठीक है, जब मुद्रास्फीति मान लेते हैं मार्केट में पैसा बहुत आ गया, बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा आ गया, तो आरबीआई वैसे कंडीशन में क्या करेगी? सरकार को बोलेगी आप अपना सिक्योरिटीज लॉन्च कीजिए, कुछ बॉन्ड लॉन्च कीजिए और उसको मार्केट में बेचना शुरू करेगी। उस कागज के बदले ये आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई सारा पैसा मार्केट से निकाल लेगी। ठीक है, बॉन्ड बेची और सारा पैसा जो है आरबीआई के पास आ गया। ठीक है, तो मार्केट से पैसा निकाल लिया। जैसे ही मार्केट से पैसा निकल गया तो अब जो है बैलेंस हो गया, कीमतें स्थिर हो जाती है। ठीक है, तो ये आरबीआई का एक टूल्स के रूप में जो है इसको यूज करता है ओपन मार्केट ऑपरेशन को। ठीक है, तो सरकारी प्रतिभूति की खरीद बिक्री कौन करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, इनमें से किसे केंद्र एवं राज्य सरकारों का बैंकर कहना उचित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बैंकों का बैंकर या सरकार का बैंकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं, या बैंक ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं हम लोग, सेक्युरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट सरफाइसी एक्ट किस वर्ष पास हुआ? ठीक है, तो देखिए बैंक जो ऋण देता है, ठीक है, बैंक जो भी ऋण प्रदान करता है तो जरूरी नहीं वो सारा ऋण जो है लोग पे कर देते हैं। मान लेते हैं कि 90 दिन तक यदि किसी का कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं आया और ना ही उसका कोई मूलधन आया, ठीक है, तो वैसे स्थिति में वो लोन क्या हो जाएगा? एनपीए हो जाएगा। एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट एक ऐसी संपत्ति जो जिससे कुछ नहीं हो पा रहा है, गैर निष्पादित संपत्ति की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, अगर 90 दिन तक उसका इंटरेस्ट या मूलधन कुछ नहीं आता है तो क्या हो जाता है? गैर निष्पादित संपत्ति हो जाता है। अब क्या है कि अगर ये और भी टाइम ज्यादा लेता है, तो मान लेते हैं कि अगर कोई लैंड वगैरह गिरवी रखा गया है, ठीक है, कोई कोलैटरल रखा गया या सोना वगैरह कोई भी संपत्ति रखी गई है, तो वैसे कंडीशन में उसको सेल करने के लिए पहले 2002 से पहले कोर्ट का परमिशन चाहिए होता था, बहुत सारे केस वगैरह चलते थे और एक लंबा टाइम लगता था, जिससे बैंक को भी हानि होती थी और जो कस्टमर है उसको भी हानि होती थी। लेकिन 2002 में क्या है, सरफाइसी एक्ट लाया गया। इस एक्ट में क्या है कि उसका कुछ प्रोविजंस बनाया गया कि आप नोटिस इश्यू करेंगे, 6 महीने बाद नोटिस इश्यू करेंगे, एक टाइम पीरियड देंगे, अगर उसके बावजूद भी वो नहीं दे रहा है तो आपको कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जो भी कोलैटरल है उसका,
ठीक है, जमीन वगैरह जो भी है आप उसको सेल आउट करके अपना जो पैसा है, अपना जो एनपीए अमाउंट है वो उसको निकाल सकते हैं। बाद बाकी पैसा जो है आप कस्टमर को हैंड ओवर कर सकते हैं। इसके लिए कोर्ट जाने की कोई ये जरूरत नहीं है, कोई परमिशन नहीं है। ठीक है, तो इसी के लिए सरफाइसी एक्ट लाया गया था, 2002 में लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा दे, ठीक है, यदि रिजर्व बैंक रेपो रेट घटा दे, ठीक है, रेपो रेट, रेपो दर या रेपो रेट घटा दे तो बाजार में मुद्रा के प्रभाव पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने समझाया था थोड़ा देर पहले कि ये मान लेते हैं कि बाजार है, बैंक है और आरबीआई है। आरबीआई जिस रेट में, रेपो रेट तो पहले आपको ध्यान होगा, शॉर्ट टाइम में जो ब्याज वसूलता है, शॉर्ट टाइम के लिए जो लोन देता है उस पर जो इंटरेस्ट वसूलता है आरबीआई, उसको रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई बैंक को पैसा दिया, बैंक जिस उस रेट में बाजार में पैसा दे दिया, उस थोड़ा बढ़ा के अपना कमीशन वगैरह जोड़ के, लेकिन अगर मान लेते हैं कि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कर दिया 10%, तो निश्चित है कि बैंक जो है, बैंक को मिल गया, बैंक जो है बाजार में मान लेते हैं 15% के हिसाब से बांटा। ठीक है, अगर आरबीआई ने इसी रेट को कर दिया 15%, बैंक को मिला, बैंक ने भी जो है 20% के हिसाब से ये इसको बाजार में दे दिया, तो आरबीआई जितना बढ़ाता ही जाएगा, बैंक जो है बैंक भी बढ़ाते जाएगा, तो लोगों में क्या होगा, थोड़ा सा लोन लेने के प्रति हतोत्साहित होगा वो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट हो गया है, नहीं लेते हैं। जैसे आज का टाइम में यदि आपको वॉशिंग मशीन लेना है तो आपको 20 तरह के ईएमआई ऑप्शन मिल जाएंगे। ईएमआई मतलब क्या, वो एक तरह का लोन ही है जिसपे आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। तो अभी जैसे देखते हैं मार्केट में 0% इंटरेस्ट पे मोबाइल फोन अवेलेबल रहता है, बहुत सारे लोग प्रचार करते हैं, बहुत सारे दुकानदार प्रचार करते हैं। यदि वो आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा बढ़ा दे तो बैंक को भी बढ़ाना पड़ेगा। अब 0% की जगह वहीं पे 10% देना है, 20,000 का फोन है, 2,000 रुपया एक्स्ट्रा जा रहा है, तो कस्टमर क्या सोचेगा कि नहीं, जब पैसा आएगा तभी ले लेंगे, अभी हम लोन लेने की स्थिति में नहीं है, लोन लेके नहीं लेंगे। ठीक है, उस 2,000 रुपये के कारण जो एक्स्ट्रा बर्डन आ रहा है, तो इससे क्या होगा, बाजार में मुद्रा का प्रवाह जो है कमना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बैंक भी पैसा नहीं लेंगे आरबीआई से और न ही जो है बाजार में देंगे। ठीक है, तो मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, धीरे धीरे कमना शुरू हो जाएगा, कोई बाजार में पैसा जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जब देखता है आरबीआई के बाजार में बहुत ज्यादा पैसा हो गया है तो अपना रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे क्या हो जाता है कि मुद्रा का प्रवाह जो है घट जाता है। ठीक है, मुद्रा का प्रवाह क्या होगा, घट जाएगा, क्योंकि बाजार में पैसा जाएगा नहीं, बैंक जिस रेट में देगा लोग लेंगे ही नहीं पैसा। ठीक है, बैंक भी नहीं लेगा उस रेट में आरबीआई से, तो बाजार में जो है पैसा नहीं जाता है और धीरे धीरे घटने लगता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए, रेपो रेट बढ़ाने से क्या होगा, तो मुद्रा का प्रवाह घटेगा, और रेपो रेट घटाने से क्या होगा, खूब पैसा बैंक लेगा और खूब बाजार में देगा। ठीक है, तो बाजार में मुद्रा का प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रेपो रेट बढ़ाने से मुद्रा का प्रभाव जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देश के मुद्रा घटक में M1 मुद्रा में क्या शामिल है। ठीक है, अब देखिए बाजार में कितना मुद्रा है, इसको मापने के लिए, मुद्रा का जो मापन है उसके लिए आरबीआई जो है कई तरह का टूल्स यूज करता है। उसमें जो है ये मनी भी शामिल है। नॉर्मली जो है 5 प्रकार का टूल होता है आरबीआई के पास। ठीक है, M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, तो इसमें क्या है, M1 में क्या है, तो M1 में बाजार में जो पैसा है, ठीक है, जनता के पास जो पैसा है, प्लस जो उन्होंने जनता के पास जो मुद्रा है वो तो आएगा ही, प्लस जो बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट में रखा है, डिमांड डिपॉजिट में रखा है, मांग जमा में रखा है। ठीक है, टर्म याद रखिएगा, डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, तो हम जैसे सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, तो हम सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो कभी भी जाके बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं, या जो सीसी कैश क्रेडिट अकाउंट है, सीसी अकाउंट है जो व्यापारी लोग यूज करते हैं, करेंट अकाउंट यूज करते हैं, तो वो जो पैसा है वो कभी भी व्यापारी निकाल सकता है। सेविंग अकाउंट में जो पैसा है आम आदमी कभी भी निकाल सकता है, तो वो एक तरह का लायबिलिटी हमेशा बैंक पे रहता है, और उसी डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। ठीक है, तो जनता के पास जो पैसा है
और उसके बाद जो है बैंक में जो डिमांड डिपॉजिट वाला पैसा है वो भी, और प्लस आरबीआई के पास जो पैसा जमा है वो भी जो है M1 मुद्रा में आता है। ठीक है, अगर आरबीआई को मापना होगा कि मुद्रा का प्रभाव किस तरह से है, ठीक है, तो उसके लिए जो है ये मापन का ये टूल्स है। M1 क्या है, तो M1 में ये तीनों चीज आ जाता है। ठीक है, M1 मुद्रा में ये तीनों चीज आ जाएगा। M0 में क्या आता है, तो M0 में जितना हाई पावर्ड मनी आता है, ठीक है, पब्लिक के पास जो पेमेंट है करेंसी है वो आता है। ठीक है, M2 में क्या आ जाएगा, M2 में M1 के साथ साथ यदि हम डाकघर का भी जमा बचत ये जमा राशि जोड़ दे, डाकघर का, पोस्ट ऑफिस का, तो वो M2 बन जाता है। M3 में क्या आएगा, तो अगर हम M1 के साथ बैंक में जो सावधि जमा है, बैंक में सावधि जमा होता है, सावधि जमा का मतलब जो रिकरिंग डिपॉजिट करते हैं, मतलब कि जिसका मैच्योरिटी 5 साल के बाद 7 साल के बाद जो होना है उसको सावधि जमा कहते हैं, एक अवधि के बाद उसका मैच्योरिटी होना है। ठीक है, तो जो टाइम डिपॉजिट है अगर उसको हम लोग जोड़ देते हैं तो वो M3 बन जाता है। ठीक है, और इसी में यदि हम पोस्ट ऑफिस का भी जोड़ देंगे, ठीक है, अगर पोस्ट ऑफिस का भी टाइम डिपॉजिट जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा M4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ पूछा है कि M1 मुद्रा में क्या शामिल है, तो M1 मुद्रा में जनता के पास जो करेंसी है वो शामिल है, बैंक के पास जो डिमांड डिपॉजिट है वो शामिल है, और आरबीआई के पास जो जमा है वो शामिल है। ठीक है, इससे आरबीआई जो है तरलता का भी पता लगा लेता है कि किस हिसाब से जो है क्या लिक्विडिटी का पोजीशन है और कितना करेंसी मार्केट में है, कितने की आवश्यकता है, ये सारे चीज का आकलन जो है आरबीआई इसी पॉइंट से लगाता है, M0 से लेकर के M4 मनी से। ठीक है, मुद्रा का मापन विधि भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत में उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा हाई पावर्ड मनी का स्रोत कौन सब है। हाई पावर्ड मनी क्या होता है, हाई पावर्ड मनी, हाई पावर्ड मनी। ठीक है, तो जिस पैसे के बैकएंड में गवर्नमेंट या उसको जारी करने वाली संस्था कोई कमोडिटी रखती है, सोना रखती है या कुछ उसके वैल्यू का कोई चीज रखती है, उस पैसे को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। ठीक है, हाई पावर्ड करेंसी कहा जाता है। और भारत में इस हाई पावर्ड करेंसी को जारी कौन करता है, तो दो स्रोत हैं। ठीक है, पहला आरबीआई है, जितना भी नोट्स है वो सबको जारी करता है। ठीक है, 1 रुपये का नोट छोड़ करके जो है जो भी नोट्स है उसको जारी आरबीआई करता है। और भारत सरकार क्या करता है, सारा सिक्का और प्लस 1 रुपये का नोट जो है भारत सरकार जारी करता है। ठीक है, बहुत बार ये प्रश्न आया है, अभी ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है 1 रुपये के नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है। ठीक है, तो ये सब जो है कॉमन चीज सब है। भारत सरकार 1 रुपये का नोट इश्यू करता है, इसलिए उस पर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का ही साइन होता है, वित्त सचिव का साइन होता है। और आरबीआई पे जो है आरबीआई गवर्नर का साइन होता है, जितने भी बड़ी करेंसी है। ठीक है, 2 रुपये से लेकर के और जितने भी बड़े करेंसी है सब पे आरबीआई गवर्नर का साइन होता है। ठीक है, चलिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1975 में हुई, सही है। इसकी स्थापना नरसिंहम समिति के सिफारिश पे हुई, ये भी सही है। और इसमें केंद्र सरकार की 50% हिस्सेदारी होती है, एकदम सही है। अगर हिस्सेदारी की बात की जाए तो 50%, 35% और 15%। ठीक है, ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये होता है स्पॉन्सर्ड बैंक का, जो बैंक ओपन कर रहा है। ठीक है, कोई भी सार्वजनिक बैंक ही ओपन करता है उसको आरआरबी का लाइसेंस मिलता है, जैसे ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पंजाब नेशनल बैंक का। तो जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उसके पीछे, ठीक है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, तो इस सब का हिस्सेदारी 35% रहता है। और जिस राज्य में खोला जा रहा है, जैसे बिहार में खोला जा रहा है, तो बिहार में बिहार सरकार की हिस्सेदारी 15% होगी। ठीक है, बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार। ठीक है, तो 50% भारत सरकार की, 35% स्पॉन्सर्ड बैंक की और 15% जो है बिहार सरकार की हिस्सेदारी होती है। तो इसमें जो है ये सभी स्टेटमेंट जो है सही है। चलिए
अगला देखते हैं, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों में मुख्य नियुक्ति किस संस्था द्वारा की जाती है। ठीक है, तो 2022 से पहले जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा जितने भी उच्च पद हैं, जैसे स्टेट बैंक का जो है एमडी कौन बनेगा और ये सेंट्रल बैंक का एमडी कौन बनेगा, तो ये सब जो महत्वपूर्ण पोस्ट है वो सब जो है बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा 2022 से पहले देखे जाते थे। ठीक है, 2022 में जो है इसको खत्म करके एक नया संस्था लाया गया जिसका नाम था FSIB। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ठीक है, अभी वर्तमान में जो है FSIB 2022 से कार्यरत है। बैंक बोर्ड ब्यूरो को खत्म करके बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थान लिया है FSIB ने, और यही संस्था जो है ये भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है। ये संस्था जो है बड़े बड़े बैंक में और जो भी इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो मुख्य पोस्ट होता है, कौन क्या बनेगा उसका निर्धारण करता है, उसके लिए सुझाव देता है। ठीक है, तो ये अभी वर्तमान में FSIB जो है कार्यरत है, यही संस्था ये काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में अनलिमिटेड मनी का उदाहरण क्या है। अनलिमिटेड मनी, ठीक है, तो सरकार जो इश्यू करती है लीगल टेंडर, लीगल टेंडर का भी दो पार्ट हो जाता है। ठीक है, एक हो लिमिटेड मनी और एक अनलिमिटेड मनी। लिमिटेड मनी का मतलब क्या है कि आप इससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते हैं। जैसे सिक्के की अगर बात करें तो 1 रुपये के सिक्के से हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1000 तक का पेमेंट कर सकते हैं। 1000 के बाद सामने वाला बाध्य नहीं है कि वो सिक्का ही लेगा। ठीक है, तो वैसा पैसा जो अनलिमिटेड रूप में नहीं दिया जा सकता है तो वो लिमिटेड मनी हो गया। ठीक है, तो जितना सिक्का है वो सब जो है लिमिटेड मनी है। और अनलिमिटेड मनी में क्या आ जाएगा तब, करेंसी। ठीक है, जितना करेंसी है, जो नोट्स है, ठीक है, आप 100 रुपये के नोट से अनलिमिटेड पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन 2017 में जो है एक थोड़ा सा उसमें बंदिश लगाया गया भारत सरकार की तरफ से कि आप जो है 3 लाख तक का पेमेंट कर सकते हैं। 3 लाख के जो है बाद आपको दूसरा मीडियम यूज करना पड़ेगा, चेक वगैरह यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे वो कोई ये हटा नहीं दिया गया, सिर्फ एक बैरियर लगाया गया। ठीक है, तो अभी भी अनलिमिटेड मनी का मतलब जितना भी करेंसी है वो हो जाएगा और लिमिटेड मनी सिक्का है। ठीक है, तो निम्नलिखित में अनलिमिटेड मनी का क्या उदाहरण है। तो अनलिमिटेड मनी का उदाहरण हो जाएगा, अनलिमिटेड है तो 10 रुपये का नोट जो है अनलिमिटेड मनी का उदाहरण होगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में प्रत्यय मुद्रा फिड्यूशियरी मनी का क्या उदाहरण है। फिड्यूशियरी मनी, ठीक है, तो ऐसा मुद्रा जो सिर्फ इसलिए चल रहा है क्योंकि हम विश्वास करते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि हाँ ये मुद्रा है और इसे खरीद बिक्री कर सकते हैं, तो इसलिए वो मार्केट में चल रहा है। ठीक है, तो ट्रस्ट के कारण चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम किसी को चेक भी देते हैं तो वो सामने वाला ट्रस्ट पे ही स्वीकार करता है। डिमांड ड्राफ्ट भी और बैंक नोट भी, ये तीनों का तीनों जो है ये सभी फिड्यूशियरी मनी का उदाहरण है, प्रत्यय मुद्रा का उदाहरण है। ये नोट्स सिर्फ इसलिए चल रहे हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उस कागज के टुकड़े का अपना कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता। मान लेते हैं अगर 500 का नोट है, अगर उससे 2 या 3 रुपये ही निकलेंगे तो अपना तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इसलिए चल रहा है क्योंकि हम विश्वास कर रहे हैं भारत सरकार पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है, तो वैसा पैसा क्या कहलाता है, प्रत्यय मुद्रा कहलाता है, फिड्यूशियरी मनी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से सबसे तरल किसे माना जाता है। ठीक है, तरल किसे माना जाता है, तो तरलता का मतलब है ठीक है, तरल किसे माना जाता है, तो तरलता का मतलब है कि जैसे आपके पास मान लेते हैं कि 50,000 रुपये के 50,000 का सोना है, ठीक है, और 50,000 नगद है, कैश है। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो दोनों में आप सबसे पहले किसका यूज करेंगे। जाहिर सी बात है कि आपके पास जो नगद है उसका यूज करेंगे फर्स्ट। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये तरल है, ज्यादा तरल है और ये कम तरल है, क्योंकि पहले आपको इसमें कन्वर्ट करवाना पड़ेगा यूज करने के लिए नगद में, उसके बाद जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से जैसे M1 मनी और M2 मनी के बारे में जो है मैंने अभी बताया था। ठीक है, क्या है, तो M1 मनी में क्या आ जाता है,
तो लोगों के पास, जनता के पास जो पैसा है, जनता के पास पैसा प्लस बैंक के पास मांग जमा प्लस आरबीआई के पास जमा। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट में क्या यूज किया जाएगा? ठीक है, जनता का ये वाला पैसा यूज किया जाएगा। मान लेते हैं जनता के हाथ में जो पैसा है वो यूज करेगा, वो खत्म हो जाएगा तो बैंक से मांगेगा, जो उसका जो सेविंग अकाउंट में है, करंट अकाउंट में है। उसके बाद आरबीआई के पास जो पैसा है बैंकों का या अन्य जमा है वो यूज करेगा। ठीक है, M2 में क्या आएगा? M2 में आ जाता है M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में बचत डिमांड डिपॉजिट, यानी कि मांग जमा जो है पोस्ट ऑफिस वाला भी जोड़ देंगे तो M2 बन जाएगा। तो फिर पोस्ट ऑफिस ये M1 ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ज्यादा तरल है, M2 से थोड़ा कम तरल है। M3 में क्या आ जाएगा? तो M1 प्लस जो बैंक के पास सावधि जमा है, यानी टाइम डिपॉजिट वाला पैसा है। तो टाइम डिपॉजिट तो मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा, तो वो M3 जो है इससे कम तरल है, यानी कि इसका टाइम डिपॉजिट होगा उसके बाद वो पैसा मिलेगा। और M4 में जो है क्या आ जाएगा? M4 में M3 प्लस पोस्ट ऑफिस, फिर से आ गया पोस्ट ऑफिस का सावधि जमा। ठीक है, तो तरलता अगर माना जाए कि सबसे पहले आदमी किसका यूज करेगा तो वो M1 है। ठीक है, तरलता के लिहाज से सबसे ज्यादा M1 का होता है और सबसे कम M4 का होता है। तो जैसे जैसे M1 से M4 की तरफ जाएंगे तो तरलता जो है घटती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में नियो बैंक किससे संबंधित है? तो ये एक नया टर्म है नियो बैंक। ठीक है, नियो बैंक का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे अब बैंक जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं और कुछ ऐसे ऑफिसेज खोल रहे हैं जो ग्राउंड लेवल पे नहीं होते, ऑनलाइन ही जो है वो काम करता है। वो बैंक ऑनलाइन ही खुलता है, ऑनलाइन ही लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है, लोन वगैरह देता है, लोन वगैरह कलेक्ट करता है, जिसका ग्राउंड लेवल पे कोई ये नहीं रहता है। ठीक है, तो वैसे बैंक जो कंप्लीटली डिजिटल हैं। ठीक है, हालांकि आरबीआई ने साफ मना किया है कि बैंक को कंप्लीट डिजिटल होने की ये सुविधा नहीं दी है, फिर भी कुछ संस्थाएं पार्टनरशिप करके बैंक के साथ अपना सारा जो बैंकिंग नेटवर्क है वो ऑनलाइन चलाते हैं। तो वैसे बैंक को क्या बोला जाता है? नियो बैंक बोला जाता है। और ये किससे संबंधित है? डिजिटल बैंकिंग से संबंधित है, कंप्लीटली वो ऑनलाइन ही रहता है। अगर नियो बैंक है, अगर ये उसके आगे लग गया ये नियो बैंक, मतलब वो डिजिटल रूप में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तरलता की दृष्टि से कौन सही सुमेलित है? ठीक है, अभी मैंने बताया कि M1 जो है सबसे ज्यादा तरल है और M4 जो है सबसे कम तरल है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही इसका सही है। M1 से M4 की तरफ जैसे जाते जाते जो है ये तरल कम होते जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसका सही। चलिए अगला देखते हैं। बैंक्स को अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना होता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो दो टर्म है यहाँ पे, याद रखिएगा, इसी में जो है ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं। क्या है? एक होता है SLR और एक होता है CRR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, ये कहां रखना है? ये आरबीआई के पास रखना होता है और नाम से ही स्पष्ट है कैसा, तो नगद रुपया रखना पड़ता है आरबीआई के पास। ठीक है, तो बैंक्स अपने एनडीटीएल का, एनडीटीएल मतलब उसका जो डिमांड और टाइम लायबिलिटी है बैंक के पास, जिसको वो उसको कभी भी देना पड़ सकता है, उसका कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखता है, ताकि मान लेते हैं कि अगर कोई दुर्घटनावश किसी कारण से कैश फेल्यूर हुआ, उसका कैश फ्लो बाधित हुआ, तो आरबीआई से लेकर के उस चीज को, अपने बैंक को वो बचा सकता है। ठीक है, तो कैश रिजर्व रेशियो क्या हुआ? एनडीटीएल का कुछ परसेंट आरबीआई के पास रखता है नगद के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? CRR बोलते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। और वहीं पे एनडीटीएल का कुछ परसेंट बैंक को अपने पास रखना होता है, किस फॉर्म में? सोना, चांदी, प्रतिभूति, सिक्योरिटीज वगैरह, इस सब के रूप में अपने पास रखना होता है,
अपने पास रखना होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, SLR कहलाता है, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहलाता है, सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है ये, ठीक है, सांविधिक तरलता अनुपात कहलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में किसके निर्धारण में RBI का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है? तो RBI देखिए, RBI बैंक रेट निर्धारित करती है, लॉन्ग रेट में कितना वो वसूल करना है, SLR निर्धारित करती है कितना % होना चाहिए NDTL का जो बैंक को अपने पास रखना है, CRR निर्धारित करती है कि NDTL का कितना % RBI को कैश के रूप में जमा रखना है, लेकिन आईबोर का निर्धारण जो है RBI नहीं करती, ठीक है। ये इंटर बैंक ऑफर्ड रेट इसका फुल फॉर्म होता है। नाम से स्पष्ट है कि कभी कभी बैंक जो है एक दूसरे के साथ ही व्यापार कर लेते हैं, एक दूसरे से ही लोन का आदान प्रदान कर लेते हैं, और वो रेट जो है बैंक आपस में बैठकर डिस्कस करते हैं, आपस में ही तय करते हैं, उस रेट को आईबोर यानी इंटर बैंक ऑफर्ड रेट कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो आईबोर के निर्धारण में RBI का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट देखिए, आज के टाइम में दुनिया का हर देश जो है दूसरे देश के बैंकिंग नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। अगर मान लेते हैं जापान का बैंकिंग सिस्टम फेल्यूर हो गया, मतलब जापान का सारा बैंक बैंकरप्ट हो गया, वहां की अर्थव्यवस्था डूब गई, तो इसका सीधा असर भारत और पूरी दुनिया में पड़ेगा। अमेरिका पे अगर कुछ होता है तो उसका भी असर पूरी दुनिया में पड़ता है। तो इसलिए सभी बैंक जो है मिल करके अपना एक सेटलमेंट ऑफिस बनाए हैं, और वो है स्विट्जरलैंड में बेसल में, ठीक है। बेसल शहर में स्विट्जरलैंड में बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ऑफिस है, और यहीं पे जो है पूरे दुनिया के बैंकों के लिए गाइडलाइंस दिया जाता है कि सब बैंक को कितना जो है वो कितना पूंजी रखना है, कितना लोन्स बांटना है, और भी कई सारे गाइडलाइंस दिए जाते हैं। अभी तक 4 बार जो है मीटिंग हो चुके हैं, और इसी मीटिंग को जो है यहाँ पे जो नियम बनाए जाते हैं इसको बेसल नॉर्म्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपने कभी पढ़ा होगा बेसल फर्स्ट क्या है, बेसल सेकेंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, उसमें क्या गाइडलाइंस है, ठीक है। तो यही गाइडलाइंस कहाँ पे मिलता है? बेसल स्विट्जरलैंड में, जहां पे बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का ऑफिस है, ठीक है। वहां पे मीटिंग होता है, इसलिए बेसल नॉर्म्स है, बेसल प्रावधान है, ठीक है। भारत में अभी तक जो है थर्ड वाला ही बेसल 3 का जो है प्रोविजन सब लागू करने की दिशा में कार्यरत थे लोग, ठीक है। वैसे 4 नॉर्म्स जो है वहां से इश्यू हो चुके, यानी कि बेसल 4 तक का जो है इश्यू हो चुका है नॉर्म्स, ठीक है, इंटरनेशनल सेटलमेंट ऑफिस के द्वारा। चलिए अगला है, जब देश में मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है तो RBI उसे कंट्रोल करने के लिए रेपो दर के साथ क्या कर सकता है? इसी तरह से एक मिलता जुलता प्रश्न था, ठीक है। मुद्रास्फीति बढ़ने लगेगी मतलब क्या है कि आदमी के हाथ में खूब पैसा है, बाजार में खूब पैसा है, बाजार में जो है खूब पैसा है, और RBI को इसको वापस खींचना है। बीच में बैठा है बैंक, ठीक है, जो RBI से पैसा ले करके बाजार में बांट रहा है, ठीक है। तो RBI क्या करेगी? पहला स्टेप होता है इसका, रेपो रेट बढ़ा देता है, रेपो रेट बढ़ा देता है। जब भी RBI की मीटिंग होती है, आप ध्यान दीजिएगा, न्यूज में आता है कि रेपो दर में जो है बदलाव नहीं किया गया, या रेपो दर में जो है इतना % बदलाव किया गया, ठीक है। तो रेपो दर में क्या किया जाएगा? अगर बहुत बढ़ गया है मुद्रास्फीति, मतलब बहुत पैसा हो गया, तो रेपो दर को क्या करेगी? जैसे ही रेपो दर बढ़ाएगी तो बैंक जो है हतोत्साहित हो जाएगा, RBI से पैसा नहीं लेगा, और बैंक भी बाजार में पैसा नहीं देगा। तो मुद्रास्फीति इस समय में रेपो रेट जो है बढ़ा सकती है, ठीक है। तो ये अंतिम प्रश्न था। इसका जो PDF है आप टेलीग्राम चैनल से या इसके एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं, और इस तरह के जो सेशंस होंगे, ये अभी जो है हम लोग ने मुद्रा एंड बैंकिंग को किया है, और भी चैप्टर्स है, नेशनल इनकम का है, पब्लिक फाइनेंस है, बजट्स है, तो इसी 4-5 क्लास में जो हम लोग कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो निश्चित तौर पे आप इसका जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।